Hello and welcome viewers. This is Sultan and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाजरीन, कल आपने हमारे इस इंटरव्यू का पहला पार्ट देखा जिसके अंदर हमने बात की थी कि BYC बलोच यकजहती कमेटी जो है वो किस तरह से मौज वजूद में आई। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से है, उसका जिसने वो वीडियो नहीं देखी हम थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जनाब उसमें डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया था कि BYC जो है शुरू में ये चंद लोगों का ग्रुप था, लाइक माइंडेड लोग जिस तरह होते हैं कोई भी तंजीम जब बनती है उससे पहले, तो उन्होंने जो है वो वहां पर बलूचिस्तान के अंदर होने वाले मसाइल मजालिम उन पर बात करना शुरू की, उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक तंजीम की शक्ल ले रही है। इसके अंदर जो है सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजर है डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा, और उसके नीचे जो है वो वहाब लाला साहब हैं जो कि डिप्टी ऑर्गेनाइजर है, और उसके नीचे एक कबीना है, कैबिनेट है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया ऑफिशियली क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी मसाइल हैं। उसमें हमें चंद नाम बताए थे डॉक्टर साहिबा ने, उसमें डॉक्टर साहिबा खुद हैं, डॉक्टर सबिया, उसके अंदर समीदीन बलोच हैं, और इसके अलावा जो है वो नाम जो भी है लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए थे सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद के ऊपर। अब इससे आगे चलेंगे और बात करेंगे कि BYC की जो फंडिंग है वो किस तरह से होती है। इस पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, और जब मुझे साथी सहाफी जो है, अक्सर जो मेरी ऑडियंस है वो उसको तो इस बारे में मालूम है कि जब भी मेरे साथी सहाफी मुझे इस टॉपिक पर अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने चैनल्स के ऊपर या अपने प्रोग्राम्स के अंदर बुलाते हैं, तो जो मेरे से पहला सवाल होता है वो यही होता है कि भाई इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो मैं तो भाई तर्जमान नहीं हूं ना। लाइक अगर मेरे वीडियो से, व्लॉग से मैं किसी की कवरेज कर रहा हूँ, किसी का दिखा रहा हूँ, आप नहीं दिखा रहे हैं, तो ये आपका मसला है, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ और किसी को कवरेज दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका तर्जमान हूँ। तो मैं इसका जवाब जो है उतने बेहतर तरीके से नहीं दे सकता कि भाई BYC की फंडिंग किस तरह से होती है, कहाँ से होती है और कौन करता है। बट उसके हवाले से मैंने एक जो है वो आपको पता वीडियो भी बहुत वायरल है जिसके अंदर मैंने बताया था कि छोटी छोटी बच्चियां जो है वो जाके डाटा को जाके फंडिंग कोलेक्ट करती हैं। इसके लिए हमारे सामने वीडियोज आई थी और उसके अंदर हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार है वो उनको भी तंग कर रहे थे। ये बलोच राजी मुची के हवाले से जब फंडिंग कलेक्ट हो रही थी, या इससे पहले जो है वो फंडिंग कलेक्ट हो रही थी जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था इन्होंने, या उससे दीगर भी जब हम देखते हैं कि वो फंडिंग कलेक्ट हो रही होती है तो उसके अंदर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हें। लेकिन पूरा इसका मैकेनिज्म क्या है वो तो नहीं मुझे मालूम, इसलिए हम डॉक्टर सबिया साहिबा से सबसे पहले यही पूछेंगे कि जी BYC की फंडिंग का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से ये होती है। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। पाकिस्तान में कुछ डिस्कोर्सेज है, कुछ नैरेटिव्स है और उन्हें बोल बोल के इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि अब लोग ब्लाइंडली उन पे भरोसा कर रहे हैं। जैसे कोई भी अगर ग्रोह या कोई वर्क जब स्टेट के इदारों या हुकूमत पे तनकीद करेगा तो पहला इल्जाम लगेगा ये इंडियन है, ये रॉ के एजेंट है या ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान के एजेंट है। दूसरा इल्जाम ये लगेगा जी इन्हें फंडिंग इंडिया से हो रही है, इन्हें रॉ से हो रही है वगैरह वगैरह। तो एक कॉमन सेंस है कि जी एक अवामी तहरीक है जहाँ एक धरने में लोग अपनी जिंदगियों पे लाहक खदशात को पे इनकार करके लाखों की तादाद में जमा हो रहे हैं। तो उनके लिए इस तहरीक को अगर वो एक एक हजार रुपए भी दे देते, हमारे 2 से 3 प्रोग्राम निकल आते हैं इन चीजों से। BYC के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो दीगर पार्टियों की तरह या दीगर इदारों की तरह इतने आला क्वालिटी की हमारे पास चीजें नहीं होती। हमारे पास चंद अदद माइक, चंद अदद स्पीकर, वो भी हम किराए पे मंगवाते हैं, जिनकी किराए के लिए पैसे के लिए हम चंदा करते हैं। हम रोडों पे हमारा हर इवेंट होता है, उस इवेंट के मुताबिक ऐसे हम चंदा करते हैं। जैसे अभी राजी मुची होने वाली थी तो 1 माह पहले हमने अपना इवेंट अनाउंस किया। हमने चंदे के लिए 3 प्रोसेस अनाउंस किए। एक तो हम डायरेक्टली जिनको जानते थे, जितने कारोबारी लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें फ़ोन करके कहते थे जी हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमें आप जितना हस्ब तौफीक है, हम इसे बलूची में कहते हैं कोमक कहते हैं, हम इसे चंदा नहीं कहते, हम इसे कोमक कहते हैं। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं दैट इज़ योर आपका जो हिस्सा है, आप कितना इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपना दें, हिस्सा डालें। तो हम उन्हें फ़ोन करके जी आप जितना कुमक दे सकते हैं BYC को दें। इसके अलावा हमने 2 व्हाट्सएप चैनल अनाउंस किए थे कि जो लोग BYC के लोगों को या इंतज़ामिया को डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते या इंतज़ामिया उन तक नहीं पहुँच सकते थे, वो हमें कॉल करें। वो अकाउंट में भेज देते, वो भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता था, कोई 10,000 भेज रहा होता था, कोई 50,000 भेज रहा होता था। ज़ाहिर है बलूची कौम है, एक छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटा सा कबीला नहीं, एक कौम है। और जब कौमियत की बका की जंग हो रही हो, जब कौमियत की बात हो रही हो,
तो वो उस कौम का हिस्सा जिस भी दुनिया के कोने में मौजूद होगा, वो अगर वो इस नज़रिए को सपोर्ट करता है तो वो लाज़मी अपना हिस्सा भेजने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो तीसरा तरीका था, हमने बॉक्स बनाए थे, चंदे के बॉक्स, उनके ऊपर हमने बाकायदा बीवाईसी का लोगो बनाया था और हमारे पास रसीद थे। तो जो बच्चियाँ थी, बच्चे थे, गली-गली में जाके दुकानों से, घरों पे नॉक करके चंदा कलेक्ट कर रहे थे। और ये सबसे बड़ा स्टेट के लिए मसला था। मेरे पास वो वॉइस रिकॉर्डर्स है जहाँ आप चौकी में डीसी खुद ग्रुप्स में वॉइस करे जी बीवाईसी के लोग डब्बात में जहाँ भी दिखे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। कितने लोग हमारे कराची में जो है ना 6 लोग हमारे इसी की बात पे गिरफ्तार हुए थे क्योंकि वो डब्बा लेके चंदा कर रहे थे। इसके अलावा आप चौकी में भी हमारे साथियों को भगाया गया था। कलात में हमारे साथियों को पीछे पुलिस वाले एहलकार पड़े थे तो वो भाग के घरों में चले गए थे लेकिन उन पर इसी बात में एफआईआर दर्ज की गई थी। क्वेटा में भी यही इशू हुआ था। तो जो स्टेट का रिएक्शन था, जो वॉइस जो रिकॉर्डर है, यही चीजें सबूत है कि जो चंदा कलेक्ट हो रहा है, जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या जिन जिन लोगों को धमकियां दी गई है, जिन जिन लोगों को इस पादाश में उठाया गया, ये इस बात का सबूत है कि सपोर्ट हमें इसी ग्राउंड से मिल रहा है। वही लोग कहीं से 10 रुपए मिल रहे हैं, कहीं से 50 रुपए मिल रहे हैं, कहीं से 1000 मिल रहे हैं। यही लोग हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करने की पादाश में उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। यही बातें तो सबूत है। अगर आज अगर उस आप तमाम एफआईआर को देखें, उनमें भी ये मेंशन है कि जी बीवाईसी के लिए चंदा कर रहे थे एंटी स्टैटिक मुहिम के लिए, या जो डीसी हब चौकी की बातें हैं वो भी इस बात के सबूत है कि अवाम ही पैसे दे रही थी जो वो अवाम को रोकना चाह रहे थे। और दीगर जितने भी स्टेट रिएक्शन है उस बात को सबूत है या इस बात को साबित करे कि इस अवामी मुहिम को अवाम खुद फंडिंग कर रही है, अवाम फंडिंग कर रही है। एक और इसके ऊपर इतराज किया जाता है कि जो डॉक्टर मारिंग बलोच साहिबा ने कुछ विजिट्स किए थे फॉरेन के और वहां पर कुछ इंटरव्यूज दिए थे, उसके ऊपर इतराज किया जाता है जी कि ये चंदे के बॉक्स से ये विजिट्स नहीं हो सकते। उनको किस तरह से जो है वो मैनेज किया गया था, या वो कोई किसी की जानिब से जो है वो स्पॉन्सर्ड थे? मैंने देखा है कि इस किस्म के जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी, बहुत सारे सहाफी भी, बहुत सारे स्कॉलर्स भी, उनको लोग बुलाते हैं वहां पर अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शिरकत करने के लिए, उनको टिकट्स भी जो है वो स्पॉन्सर किया जाता है और सब कुछ होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कोई स्पॉन्सर्ड था या आपकी तंजीम ने खुद इसको कलेक्ट किया था या डॉक्टर साहिबा अपने जाती खर्चे पर गई थी? क्या इसके पीछे हकीकत क्या है? ऑब्वियसली जो जो ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉरेन के लिए डॉक्टर साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप आ रही है आवाज आप। तो ये होता है, अगर आपको यूरोपियन वीजा भी चाहिए होगा तो वहां से कोई लेटर आएगा, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन आपको बुला रही है वो उस वीजा में या उस लेटर में वो नॉमिनेट करेंगे जी हमें इस प्रोग्राम के लिए बुलवा। एक एक जो बात है वो एक तो कॉमन सेंस भी है, और दूसरी बात कि जी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको जहाँ भी बुलवाते हैं वो आपके एयरफेयर्स, आपके होटल, आपकी तमाम चीजों के बिल दे देते हैं। अगर वो उस चीज को पूरी नहीं कर पाते तो सेकंड तरीका क्या होता है, वो जिस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं वो चैनल इन चीजों को पूरा कर रहे होते हैं। मैंने खुद ह्यूमन राइट ऑफ कमीशन का एक मीटिंग अटेंड की थी इस्लामाबाद में, तो उनसे हमें कनेक्ट कराया था डिजिटल राइट फाउंडेशन वालों ने। तो एचआरसीपी वालों ने जो हमारे एयरफेयर थे या रिहाइश का बंदोबस्त था वो नहीं कर पाए। और जब हमें कॉल किया था, मैं जब स्टूडेंट थी, तो मैंने साफ रिफ्यूज कर दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस्लामाबाद तक आऊँ वहाँ के मेरे रिहाइश का। तो डीआरएफ ने खुद हमारे लिए ये सारी चीजें बंदोबस्त कराए थे। तो मारन की ये जो फॉरेन विजिट था, ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पेन नॉर्वे ने मारन को बुलवाया था, पेन नॉर्वे ने खुद फंडिंग की थी। और कुछ जो इनमें डेफिशिएंसी आ रहे थे तो जिन जर्नलिस्ट थे, जिन लोगों ने मारन को कनेक्ट करवाए थे पेन नॉर्वे से, उन्होंने प्रोवाइड किए थे। जाहिर है जिन लोगों को इन बातों पे एतराज है, जिन्हें फॉरेन से फंडिंग हो रही है या इनके पास पैसे है, ये फॉरेन विजिट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आए हिंदुस्तान में हमारे लाइफस्टाइल को देखे, वो अपने लाइफस्टाइल को देखे, फिर क्रिटिक करे। और सबसे पहले क्या उनके लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो मैटर नहीं करता? क्या हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि इंसानियत की बका होनी चाहिए ये मैटर नहीं करता? बजाय इसके, ठीक है कोई भी हो, चाहे आप ना हम मरियम नवाज शरीफ की लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, ना हम किसी जनरल कर्नल की शान जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा भी हम जो बात करें उस बात में वजन है, आप बात पे लीगल लॉजिक्स प्रेजेंट करें। ये पाकिस्तान में ये कोई पुराना तरीका है जी, फॉरेन फंडिंग से और ये जो है ना फलां मुल्क के एजेंट से, ये पाकिस्तान में पुराना तरीके हैं। मेरे ख्याल से लोगों को अब शऊर आना चाहिए
स्पेशली हमारे एजुकेटेड तबके को, वो किसी भी कबीले से हो, किसी भी नेशन से हो, चाहे वो बलूच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, एटलीस्ट आप में ये शऊर होना चाहिए कि जी आप जेन्युइन काजेस को सुनो, आप जेन्युइन बातों को सुनो। ये फॉरेन फंडिंग और बैरूनी एजेंट और ये वो भी हम इसी ग्राउंड के लोग हैं, हम इसी ग्राउंड पे सफर कर रहे हैं। आप आए बलूचिस्तान में रहने लगे, फिर हमें बताएं। वो बलूचिस्तान के ओपिनियन पेश कर सकते हैं जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, जो पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन बलूच अपने जमीन पे खुद जब ओपिनियन पेश करेगा तो उसे कहा जाएगा जी फॉरेन एजेंट है या वो फॉरेन फंडेड है। ये बातें मेरे ख्याल से हमें रद्द करनी चाहिए। जो भी इस बात पे, जो भी शख्स इस बात पे बात करे, उन्हें कहा जाए कि आप चले 2 किताबें पढ़ के आ जाए, फिर हम बात के डिस्कस करेंगे। यही तो पाकिस्तान की दबाई के सबब है कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग को, यहाँ पे डिस्कशन पे पाबंदी है। पाकिस्तान के ये तमाम जो हालात है इसी वजह से तो बने हैं। और जो जिन सर्कल्स पे बलूचिस्तान में पाबंदी है, मेरे ख्याल से उन सर्कल्स पे पंजाब में भी पाबंदी है। आप बैठिए, आप डिबेट करें। मतलब जितना तनकीद पंजाब में हामिद मीर साहब पे होता है, क्यों होता है? वो सिर्फ एक लॉजिकल डिबेट कर रहे होते हैं। या वो पंजाब के जर्नलिस्ट है, वो अहले दानिश जो जब भी बलोच काज पे बात करते हैं तो उन पे तनकीद होती है। आप तनकीद ना करें, आप लॉजिकल रीजनिंग करें, आप डिबेट करें, आप डिस्कशन करें। पॉलिटिक्स दुनिया में इजाद हो चुकी है, पॉलिटिकल डिबेट होती है, एक चीज का नाम है, मंतक एक चीज का नाम है। क्या पंजाब के लोग इस बात से वाकिफ है? अगर वाकिफ है तो आए बैठे। ये तो लॉजिक नहीं है जी ये फॉरेन फंडेड है, ये जो है ना फॉरेन के एजेंट से, कोई फॉरेन का एजेंट नहीं है। हम इसी जमीन के लोग हैं, हम इसी जमीन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि पंजाब के लोग, आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, ये पंजाब के लोग नहीं है, ये हम सबको पता है कि ये एक तबके से चंद एक लोग हैं जो जिनको इसी बात पर पैसे मिलते हैं उनका बयानिया बनाने के लिए। तो उनको यही लगता है कि जनाबे वाला, और ये बात रिकॉर्ड पर है, सदीक जान खुद बता चुका है कि भाई किस तरह फैज हमीद उन्हें ईदियों के पैकेट दिया करता था, लोगों को, जर्नलिस्ट को किस तरह से वो ईदियों के पैकेट भिजवाते थे, और किस तरह से हमने खुद जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान की वॉर चल रही थी तो उस दौरान किस तरह से हमने यहाँ पर अमेरिका का बयानिया बनाने के लिए हमने डॉलर्स दिए। यहाँ तक कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त आ गया था जब अमेरिका ने हमें मशीनें दे दी थी, हमने इतने डॉलर्स की डिमांड करना शुरू कर दी थी कि भाई आप यहीं पे डॉलर छाप लो, हम इतने डॉलर जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। और ये मेजर आमिर और ये जो उस वक्त उसका हिस्सा थे, मेजर आमिर और ब्रिगेडियर यूसुफ, और ये सब आके अब रिकॉर्ड्स के ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं। तो उनको यही लगता है कि भाई जो कुछ भी होता है इस किस्म की, जब कोई तहरीक चलती है, कोई मूवमेंट चलती है, कब कोई बात होती है तो उसके पीछे डॉलर होता है, या जो कोई चाइनीज करेंसी होती है, या कोई इस तरह की चीज होती है, या कोई ईदी का पैकेट होता है, तो वो लोग हैं। ये ना जो है वो क्या कहते हैं, यही बातें सरफराज भुगती भी करता है, वो पंजाबी तो नहीं है। यही बात जो है वो वो भी करता है, वो पंजाबी नहीं है। तो लिहाजा ये जो आप लोगों की तरफ से भी आप चाहे जज्बात के अंदर या जिस तरह से भी आप वो वहां की ह्यूमन राइट्स है, वो जब एक ही पेंट ब्रश से जो है वो सबको पेंट, ये उधर से भी ज्यादा होती है थोड़ी सी जज्बात के अंदर, या जिस तरह से भी कि एक ही, जिस तरह से आपने खुद कुछ लोग जो जंगी मुनाफिक हो रहे बलूचिस्तान में वो ही लोग बात कर रहे हैं। बाकी वो जो दूसरे सूबों से इस बात को लेके आ जाते हैं वो जंगी मुनाफिक नहीं है। इनमें से मोस्टली लोग जंगी मुनाफिक नहीं है। इवन उनको इस चीज के लिए में भी शायद पैसे भी ना मिलते हो, मगर फिर वो इस नैरेटिव को फैलाने में अपना किरदार अदा करते हैं, वो भी इस क्वेश्चन को रेज करने में। मेरा जो जवाब है उन तमाम लोगों के लिए जो जंगी मुनाफिक नहीं है। जो जंगी मुनाफिक है, जाहिर है हम तो ना उनसे बात कर सकते हैं, ना उन्हें कुछ कह सकते हैं। उन्हें तो उसी जंग के पैसे मिलते हैं, चाहे बलूच मरता है, चाहे पंजाबी मरता है, चाहे पठान मरता है, चाहे सिंधी मरता है, वो तो उसी के तो पैसे ले रहे हैं जो नैरेटिव जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो मुनाफिक नहीं है, जो पैसे नहीं ले रहे, उनके लिए मेरा यही है कि आप रिसर्च करें, आप डिस्कशन करें। ये डिबेट छोड़ दे कि किसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, कौन किसके एजेंट है, बल्कि आप उस नैरेटिव को, उस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कशन में ले आए जिसपे बात हो रही है। उस पर रीजनिंग करें, उस पर लॉजिकल डिबेट करें, उस पर पॉलिटिकल डिबेट करें, बजाय कि एरे और दीगर चीजों में फंसने के। बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ ना मैं भी, कि सिर्फ एक चीज होती है जिसके एक वो प्रोपोगेंडा ब्रिगेड है जिसको पैसे मिलते हैं या जंगी मुफाद है जो भी है, एक वो ब्रिगेड है, वो एक नैरेटिव बनाती है। उस नैरेटिव को फिर आम लोग खरीदते हैं। उन आम लोगों को किस तरह से इसके अंदर फंसाया जाता है, वो यही होता है कि जो वहां के क्लिप्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर पंजाबी कह के वो बात की जाती है। ये जो लोग हैं ये फिर उस
क्लिप्स को, उन चीजों को यहाँ पर लाके इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपोगेंडा के लिए, नैरेटिव के लिए, कि देखें ये तो सारे पंजाबियों से नफरत करते हैं, ये देखें ये क्लिप है इनका, ये देखें सारे पंजाबियों को गाली दे रहे हैं। तो ये सबको गालियां देते हैं और आप लोग जो है वो बैठ के यहाँ पर इन लोगों की हमदर्दी कर रहे हैं। मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं यहाँ लोगों को मिलता हूँ, रोज सुनता हूँ कि किस तबके की क्या बात है, कौन क्या बात करता है। उनके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो 5-7 क्लिप्स निकालता है, क्लिप्स निकाल के मेरे आगे कर देता है कि ये देखो भाई तुम बात कर रहे हो कि हम उनके साथ खड़े हों, हम उनके लिए आवाज उठाएं, और ये देखो वो हमें गालियां दे रहे हैं। मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, या जो लोग समझते हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोपोगेंडा है, बट वो नहीं समझते। वो कहते हैं किस तरह से इसके मुंह से इन्होंने गाली निकलवा दी, या पंजाबी को जो है वो बुरा भला किस तरह से कहलवा दी। तो इस चीज को जो है मैं ये समझता हूँ कि वहां से भी इस बात पर जो है वो होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं यहाँ से।